सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस के लिए ये एक बहुत बड़ी सीरीज है और यहाँ पर आपको लगभग 1000 से 2000 तक प्रश्न करवाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर लगभग 50 से 60 प्रश्न हैं। चूँकि 2 वीडियोज़ में मैंने किया है इसको डिवाइड, 100 क्वेश्चंस थे। चूँकि 50 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो टाइम के इससे मैंने 2 पार्ट्स किए हैं, तो अलग अलग 2 पार्ट में वीडियो आएगा। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से जुड़े, जहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर जुड़ करके और इंस्टाग्राम पर जो भी आपको पूछना है वहाँ आप लोग पूछ पाएंगे। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ और दोनों जगह सुविज्ञा नाम से ही है। केवल फेसबुक पर जो ग्रुप है उस ग्रुप को आपको MPTET टाइप करना है तो वहाँ जुड़ेंगे। चलिए, मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला दिया है, मापन के अनेक गंभीर दोषों को दूर करना। हाँ, ठीक है। आगे चलते हैं, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना, ये भी ठीक है। आगे देख लेते हैं, अध्यापक की शिक्षण कुशलता की परख करना, ये भी ठीक है। तो देखिए, मूल्यांकन के उद्देश्य ये सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थोड़े थोड़े करके सभी सही हैं तो ये सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हाँ, यदि यहाँ पर उपर्युक्त सभी नहीं होता और कोई सटीक पॉइंट होता तो फिर इन पर प्रश्न चिन्ह लग सकता था। यहाँ पर सही होगा लास्ट। आगे चलते हैं, मूल्यांकन की विशेषता है, तो मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है, बिल्कुल सही है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। यह संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों प्रकार की होती है, ये भी ठीक है। तो यहाँ भी उपर्युक्त सभी जो दिया है डी, ये सही हो जाएगा। और आगे चलते हैं, दिया हुआ है, छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना एवं उनकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। यह कथन किसका है ये बताना है। तो ऑप्शन में ध्यान से डायरेक्ट मैं ही बता देता हूँ कि यह कथन किसका है। तो एक क्विलिन तथा हन्ना महोदय जो हैं उन्होंने इस प्रकार से स्टेटमेंट दिया था, ये होगा सही उत्तर बी वाला। आगे चलते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया में बालक के व्यवहार परिवर्तन में किन पक्षों को सम्मिलित किया जाता है? देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया एक विस्तृत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में बालक के व्यवहार परिवर्तन में पूछा है। देखिए, व्यवहार परिवर्तन में किन पक्षों को सम्मिलित किया जा सकता है ये बताना है। तो देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष तो सम्मिलित होते ही हैं, आगे संकलनात्मक पक्ष भी सम्मिलित होते हैं, भावात्मक भी होते हैं, तो इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, ये होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, मूल्यांकन के उद्भव का श्रेय किस शिक्षा शास्त्री को जाता है? देखिए, ये कॉमन प्रश्न है और ये प्रश्न नॉर्मल से जो भी 15 प्रश्न पेडागोजी के होते हैं या फिर ये कहें कि कभी कभी 30 भी पूछ लेता है, 25-30, तो उस पेपर में ये प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कि सामान्य से ये प्रश्न कभी कभी देखने को मिल जाता है। चूँकि भाई आपको एक बात और बता दूं, जैसे आप MPTET दे रहे हैं तो MPTET देने वाले व्यक्ति को तो इतने ज़्यादा प्रश्न लगाने हैं कि हद है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस पेपर ही बहुत ज़्यादा बनने हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि आजकल आयोग क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना चाहता है, बहुत कम रिपीट होते हैं क्वेश्चन। होगा क्वेश्चन उसी टाइप का, लेकिन उससे रिलेटेड अलग रहेगा। जैसे कि मैंने अभी देखा था, उन्होंने पूछा कि ऋतुएं हैं, तो ऋतुएं कितनी हैं आपको पता है कि ऋतुएं ये 6 हैं। अब ऑप्शन में उन्होंने एक ऋतु सही की और 4 ऋतुएं जो हैं वो कुछ और दे दिया वहाँ पर। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने 6 ऋतुओं के 6 प्रश्न बनाए थे, जिसमें एक प्रश्न मेरे में भी आया था। तो इस प्रकार से मतलब कि, और ये प्रश्न कि महीने किस ऋतु में कौन सा महीना पड़ता है, कौन सी ऋतु किस महीने में पड़ती है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चंस वही हैं लेकिन उससे संबंधित बहुत सारे अलग अलग प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो भी आपको क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो JM राइस महोदय जो है ये बी वाला, ये रहेगा सही उत्तर। मूल्यांकन के उद्भव का श्रेय जाता है इनके लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है बहुभाषिकता। ये प्रश्न पहले रिपीट हो चुका है, पहले अपन कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं। बहुभाषिकता क्या है? भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है क्या ये? तो ये तो गलत है। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, ये भी गलत है।
भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, बिल्कुल गलत है। तो ये सही हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन है बहुभाषिकता। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों जैसे मुद्रित और अमुद्रित संचार माध्यम जो हैं वो, उनका प्रयोग समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है, पहला ऑप्शन है। बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है, दूसरा ऑप्शन है। शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करता है, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा है भाषा शिक्षक की कर्तव्य निष्ठा का द्योतक है। क्या रहेगा सही उत्तर? ध्यान से, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग क्या है? तो सही उत्तर रहेगा पहला ही, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं और सभी बच्चे समान रूप से सीख सकें, इसलिए दृश्य श्रव्य आदि सामग्रियों का प्रयोग वहाँ पर अधिक होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? देखिए गुण नहीं है पूछा है, थोड़ा सा डिफरेंट भी आप लोग देख लिया करें कि नहीं है दिया है या फिर कम। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सबसे कम ये वाला पूछ लेते हैं ना, क्वेश्चंस में लिखा हुआ होता है कि निम्नलिखित में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो वो भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो शोध्यता बिल्कुल ठीक है, पुस्तक का गुण है ये। उपर्युक्तता ये भी गुण है। अशुद्धता गुण नहीं है, क्रमबद्धता है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो सी नंबर का है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा अपना सही। आगे चलते हैं, श्रवण सामग्री स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है। तो जो श्रवण सामग्री है वो कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है? ये 3 में। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, पाठ्यपुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? पाठ्यपुस्तक की भाषा, देखिए ये प्रश्न भी सामान्य रूप से कई बार पूछे जा रहे हैं और यदि आप लोग बीएड का एंट्रेंस दे रहे हैं तो उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, अपनी समझ पर निर्भर करते हैं कि आपकी समझ कैसी है। देख लेते हैं इसको। पाठ्यपुस्तक जो है उसकी भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आगे दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन, तत्सम प्रधान होनी चाहिए। तो तत्सम प्रधान तो भाषा ना हो, गलत कर देंगे इसे। तद्भव प्रधान होनी चाहिए, ये भी गलत है, तद्भव प्रधान भी ना हो, न तत्सम न तद्भव। अधिकाधिक कठिन शब्दों का प्रयुक्त होना चाहिए, ये भी गलत है। आगे दिया हुआ है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, पहला दिया हुआ था। तो यही जो है अपना सही ऑप्शन है। जो घर की भाषा से कैसी होनी चाहिए? घर व भाषा मतलब समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। जहाँ पर वो निवास कर रहा है जिस समुदाय में, तो उस समुदाय से ये भाषा मिलती जुलती हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बच्चा ज़्यादा सीखेगा और समझ भी आएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उपादानों का होना अनिवार्य है? तो मौखिक भाव प्रकाशन की चर्चा है। मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उपादानों का होना अनिवार्य है? कितने उपादानों का होना अनिवार्य है? 5, 3, 2 या फिर 8? तो सही उत्तर क्या रहेगा? तो 2 उपादानों का होना अनिवार्य है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है भाषा शिक्षण से पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? तो भाषा शिक्षण से पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? पहला लिखना, दूसरा बोलना, तीसरा सुनना या फिर चौथा मौखिक कार्य। तो कौन सा कार्य करना चाहिए यहाँ पर ये पूछा है, क्या रहेगा सही? भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? देखिए बिल्कुल क्वेश्चन को ऐसे कर दिया कि आप लोगों को समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपको पढ़ना है। यहाँ कौशलों की चर्चा नहीं है, यहाँ भाषा शिक्षण की चर्चा है। तो भाषा शिक्षण में कौन सा कार्य पहले होना चाहिए ये पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर मौखिक कार्य पहले होता है। आगे चलते हैं, श्रवण कौशल एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है श्रवण कौशल? पहला सजीव प्रक्रिया है, दूसरा अनोखी प्रक्रिया है, तीसरा सोद्देश्य प्रक्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल की चर्चा आती है तो ये एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। कैसी है? बिल्कुल आसान है। प्रश्न में तीनों ऑप्शन बिल्कुल अलग ही दिख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है
श्रवण सामग्री स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है। श्रवण सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है, प्रश्न हो चुका है। आगे चलते हैं, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती हैं, ये बताना है। श्रवण को इसके पहले ये लगातार कंटिन्यू 2-3 प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। श्रवण सामग्री स्थितियों में उपलब्ध होती है। देखिए यहाँ अंतर उस प्रश्न से क्या है, यहाँ खाली स्थान दे दिया यहाँ कि श्रवण सामग्री तो कितने स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है, ये 3 स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है। आगे चलते हैं, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती हैं। ये थोड़ा सा प्रश्न फिर से अलग है, श्रवण कौशल से ही संबंधित है। तो श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती हैं, ये बताना है। तो श्रवण कौशल में केवल एक शक्ति ही समाहित होती है, यह रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं, भाषा नहीं जानते हैं पहला, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं दूसरा, वर्णमाला जानते हैं तीसरा, या फिर भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या रहेगा, भाषा नहीं जानते हैं। आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखना है, जो प्रश्न में दिया हुआ हो उसको ही आपको समझना है, इसके आगे कुछ नहीं देखना है। आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन चारों ऑप्शन में से आपको सही उत्तर देने की कोशिश करना है। तो सही उत्तर रहेगा ए वाला, ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, भाषा का ज्ञान देना पहला, प्रश्न पूछने अपनी बात कहने की अवसर देना दूसरा, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, या फिर व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर जो दिए हैं उनमें क्या है, तो प्रश्न पूछने और अपनी बात को कहने के अवसर देना। देखिए अपनी बात को कहने का अवसर देना या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं शिक्षण में। आगे चलते हैं, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो वह कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है पंजाबी, दूसरा है मराठी, तीसरा है उर्दू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त जो मराठी भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है भाषा की कक्षा में क्या होता है, दीवारें चार्ट से भरी हों। बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है। आगे चलते हैं, तो क्या दीवारें चार्ट से भरी होनी चाहिए, तो ये तो गलत है, बिल्कुल दीवारें चार्ट से भरी ना हो। आगे चलते हैं, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं पहले। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाँ, ये ज़्यादा ठीक है इस वाले से, तो ये तो गलत हो जाएगा। औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए, बिल्कुल ठीक है, औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए। आगे व्याकरणिक नियमों पर बल दिया जाना चाहिए, तो ये ठीक है, लेकिन भाषा की कक्षा में जो ज़्यादा सटीक यहाँ पर दिया हुआ है, ज़्यादा सटीक उत्तर अपन को देखने की कोशिश करना है। तो भाषा की कक्षा में ये रहेगा सही, प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वहां पर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, पहला। बिल्कुल ठीक है, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। तो क्या मिलती है झलक, देख लेते हैं आगे। और बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती है, तीसरा। या फिर बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो दंड का तो आजकल विधान नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, यहाँ पर जो दिए हुए हैं। क्या रहेगा इसका सही उत्तर, बच्चों की भाषा जो है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बच्चों की भाषा कैसी होती है, बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती है, सी रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, मातृभाषा का सिद्धांत है। मातृभाषा का सिद्धांत क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जब मातृभाषा के सिद्धांत की चर्चा आती है तो मातृभाषा के सिद्धांत उपर्युक्त सभी हैं, ये डी रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर,
भाषा का मुख्य कौशल है, तो भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है? लिखना, पढ़ना, बोलना या फिर उपर्युक्त सभी? तो भाषा के सभी कौशल अंतः संबंधित होते हैं, तो सभी कौशल मुख्य हैं, ये होगा सही उत्तर, डी रहेगा सही। आगे चलते हैं। भाषा के मुख्य तत्व हैं। भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? ध्वनि है, संकेत है, चिन्ह है या फिर उपर्युक्त सभी? तो भाषा के मुख्य तत्वों की जब बात आती है तो ये सभी रहेगा इसका सही उत्तर, ये सभी भाषा के मुख्य तत्वों के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर दिया हुआ है, भाषा का संबंध होता है, किससे होता है? भाषा का संबंध गद्य से होता है, व्याकरण से होता है, पद्य से होता है या फिर उपर्युक्त सभी से होता है? तो जब भी भाषा के संबंध की बात आती है तो भाषा का संबंध व्याकरण से ज़्यादा होता है, व्याकरण से संबंध होता है भाषा का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आते आते बालक में किन किन कार्यों को करने की क्षमता में वृद्धि होती है? तो देखिए, उच्चतर माध्यमिक स्तर की चर्चा की गई है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आते आते बालकों में किन किन कार्यों को करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शन पहला दिया है कल्पना, दूसरा दिया है स्मृति, तीसरा दिया है निर्णय या फिर इन सभी। मतलब कि तीनों के तीनों, कल्पना शक्ति भी उसकी बढ़ती है, स्मृति में भी वृद्धि होती है और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी विस्तृत होती है। तो क्या रहेगा सही? इन सभी की। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। मातृभाषा बालकों में किस योग्यता को विकसित करती है? तो मातृभाषा संवाद को विकसित करती है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अनुभव को विकसित करते हैं, ये भी ठीक है। ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मातृभाषा जो है वो बालकों में किस योग्यता को विकसित करती है? मातृभाषा जो है वो बालकों में ए और बी दोनों, संवाद को भी विकसित करती है और अनुभव को भी विकसित करती है, तो ये सी रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। मातृभाषा बालकों को किसका अभ्यास कराती है? तो मातृभाषा बालकों को किसका अभ्यास कराती है? सुलेख का अभ्यास कराती है, अनुलेख का अभ्यास कराती है, श्रुति लेख का अभ्यास कराती है या फिर इन सभी को, या फिर इन सभी का? तो मातृभाषा की जहाँ तक चर्चा है, मातृभाषा बालक में इन सभी का अभ्यास कराती है। अभ्यास की चर्चा है तो अभ्यास सभी का कराती है। मातृभाषा वाचन को कैसा बनाती है? तो शुद्ध बनाती है, बिल्कुल ठीक है। वाचन को प्रभावोत्पादक बनाती है, ये भी ठीक है। ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मातृभाषा जो है वो वाचन को कैसा बनाती है? शुद्ध तो बनाती ही है, लेकिन शुद्ध के साथ साथ प्रभावोत्पादक भी बनाती है, तो ए और बी दोनों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बालक की आयु के रूप में, आयु के अनुरूप बालक कैसा होता है? क्या कह रहे हैं? शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बालक की आयु के अनुरूप बालक कैसा होता है? मानसिक होता है, गामक होता है, संवेगात्मक होता है या फिर ये सभी? तो सही उत्तर क्या रहेगा? शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बालक की आयु के अनुरूप बालक कैसा होता है, बताना है आपको। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या रहेगा? डी। मतलब कि मानसिक भी होता है, गामक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है और ये सभी तीनों के तीनों। तो शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बालक की आयु के अनुरूप बालक सभी होता है, ऑप्शन में जो दिया हुआ है। आगे चलते हैं। शब्द रचना के प्रकार हैं। शब्द रचना के प्रकार कौन कौन से हैं? उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, समास हैं या फिर ये सभी? तो शब्द रचना के प्रकार ये सभी हो जाएंगे, लास्ट रहेगा सही। आगे चलते हैं। पाठ शिक्षण के समय किन शब्दों का बोध कराया जा सकता है? तो पाठ शिक्षण के समय किन शब्दों का बोध कराया जा सकता है? पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम या फिर इन सभी का? तो पाठ शिक्षण के समय किन शब्दों का बोध कराया जा सकता है? क्या रहेगा सही उत्तर? तो इन सभी का। पर्यायवाची का भी बोध कराया जा सकता है पाठ पढ़ाते समय या फिर पाठ बोध कराते समय, अनेकार्थी शब्दों का भी और विलोम शब्दों का भी। तो डी रहेगा सही। आगे चलते हैं। भाषिक तत्वों, ध्वनि, शब्द और वाक्यों के प्रयोगात्मक और क्रियात्मक शिक्षण में कितने उपागम हैं? तो भाषिक ध्वनि तत्वों, शब्द और वाक्यों के प्रयोगात्मक
और क्रियात्मक शिक्षण में कितने उपागम हैं, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, कितने उपागम हैं। ध्यान से, भाषिक तत्व की चर्चा की गई है, तो सही उत्तर क्या रहेगा, सेकंड वाला, 2 हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है भाषा मूल रूप से किसका विषय है। भाषा मूल रूप से किसका विषय है, व्यवहार का है, प्रयोग का है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाषा मूल रूप से किसका विषय है, ये आपको बताना है। क्या होगा सही उत्तर, जो सी दिया हुआ है, ए और बी दोनों, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है प्रोजेक्ट पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। देखिए, प्रोजेक्ट पद्धति के बारे में पूछा है कि प्रोजेक्ट पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, बताना है। सन 1900 में किया गया था, 1905 में किया गया था, 1908 में किया गया था, या फिर 1909 में किया गया था। तो प्रोजेक्ट पद्धति की चर्चा है, प्रोजेक्ट पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो 1900 में किया गया था, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, डाल्टन योजना का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। तो डाल्टन योजना का सर्वप्रथम प्रयोग के बारे में पूछा है। डाल्टन योजना का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, 1911 में किया गया था, 1912 में किया गया था, 1913 में, या फिर 1914 में। तो डाल्टन योजना के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो सही रहेगा 1913 में प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे। तो किंडरगार्टन पद्धति की जन्मदाता कौन थे, हेलन पार्खर्स्ट थे, या फिर फ्रोबेल थे, अरस्तु थे, या फिर प्लेटो थे। तो किंडरगार्टन पद्धति की चर्चा जब आती है तो फ्रोबेल का नाम आता है। कौन थे, फ्रोबेल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, मॉन्टेसरी पद्धति है कैसी है, असाध्य है, व्यय साध्य है, सुसाध्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो व्यय साध्य है। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर दिया हुआ है प्राचीन युग में शिक्षा किस प्रकार की थी। तो प्राचीन युग की चर्चा की जा रही है। प्राचीन युग में शिक्षा किस प्रकार की थी। ऑप्शन पहला है विषय केंद्रित थी, बाल केंद्रित थी, अध्यापक केंद्रित थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन युग में जो शिक्षा थी वो कैसी थी, अध्यापक केंद्रित थी, अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी। और अब जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। आगे देख लेते हैं, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है। प्रत्यक्ष विधि के बारे में पूछा है, निर्बाध विधि के नाम से चला करती थी। तो ये रहेगा प्रत्यक्ष विधि जो है, ये होगा इसका सही उत्तर। कि भाषा शिक्षण की जो मतलब इसमें क्या होता है, जिस भाषा में अपन पढ़ा रहे होते हैं उसी भाषा में पढ़ाना होता है, उसी भाषा का प्रयोग करते हैं प्रत्यक्ष विधि में। आगे, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। तो कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। भाषा सौष्ठव की महत्वता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं, या फिर गेयता। तो कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। देखिए, भाषा सौष्ठव की क्षमता बिल्कुल एक सी है, शब्द भंडार में वृद्धि भी होती है, और भाषा प्रयोग की छटाएं भी हैं। तो गेयता जो है मतलब कि इसको गा सकते हैं। गेय मतलब गाने योग्य जो हो, तो गेयता की इसमें विशेषता है, गा सकते हैं इसको, उसको गाया नहीं जा सकता। आगे चलते हैं, भाषा शिक्षण में सहायक है। भाषा शिक्षण में सहायक क्या है, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य सहायक हैं। मतलब कि बच्चे की जो भी कमियां हैं उसको पता करना, उनका निदान करना, उनका उपचार करना। भाषा, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण, या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो भाषा शिक्षण में सहायक क्या है ये आपको बताना है। क्या होगा सही, पहला ही सही हो जाएगा, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य जो हैं ये भाषा शिक्षण में सहायक हैं। पठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां जो सरल भाषा वाले हों, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, पठन पाठन के अंत में पूछा है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से ही संबंधित हों, या फिर पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो देखिए, पठन पाठन के अंत में कैसे अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए, तो बी रहेगा इसका सही उत्तर। मतलब कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ये रहेगा सही।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है? शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्यपुस्तक या फिर समाज संस्कृति सांस्कृतिक परिवेश। क्या रहेगा सही उत्तर? तो जो डी है ये रहेगा सही, मतलब कि भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का जो आधार है, अर्थ गढ़ने का आधार सामाजिक और सांस्कृतिक हमारा परिवेश भी है, परिवेश ही है। आगे चलते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की कौन कौन सी विधियां मानी जाती हैं? अनुवाद विधि ऑप्शन में दिया है, प्रत्यक्ष विधि दिया है, संरचना विधि दिया है या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों की तीनों विधियां सही हैं, ये सही रहेगा। आगे चलते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन के संबंध में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन पहला दिया है, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। दूसरा, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की स्वाभाविक प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। या फिर भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। या फिर भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो देखिए, भाषा अर्जन के संबंध में जब चर्चा आती है तो ये वाला कथन सही है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है भाषा अर्जन। आगे चलते हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ की मातृभाषा हिंदी है वहाँ हिंदी की शिक्षा को में अनिवार्य बनाया गया है। मतलब कि उन क्षेत्रों में जहाँ की मातृभाषा हिंदी है वहाँ हिंदी को क्या बनाया गया है? मतलब कि अनिवार्यतः बनाया गया है। तो शिक्षा को अनिवार्यतः बनाया गया त्रिभाषा सूत्र में, द्विभाषा सूत्र में या फिर भाषा सूत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उन क्षेत्रों में जहाँ की मातृभाषा ही हिंदी है तो वहाँ हिंदी की शिक्षा को कौन से सूत्र में अनिवार्य बनाया गया है? तो ये त्रिभाषा सूत्र में, ये त्रिभाषा सूत्र में अनिवार्य रूप से स्थान दिया गया था। आगे चलते हैं और ये सेशन का अंतिम प्रश्न है। हिंदी भाषा के वाक्य के अंग होते हैं। तो हिंदी भाषा के वाक्य के अंग कितने होते हैं? 3, 4, 2 या 5? तो सही उत्तर रहेगा 2। सेकंड वाला ही, ये जो थर्ड वाला सही हो जाएगा जिसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ये रहेगा सही। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से पुनः एक और जो पार्ट है अपना वो भी जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। चूँकि मैं 100 क्वेश्चन एक साथ करने वाला था, 110 क्वेश्चन थे, लेकिन सोचा कि पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप आराम से, इसमें 20 से 25 मिनट का पार्ट है, ये आप आराम से देख पाएंगे। और फिर इसके बाद जो अगला पार्ट है वो भी 25 से 30 मिनट का ही रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं आप मित्रों को शेयर करें जिससे उनके पास भी ये वीडियोस पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।